हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियों के 7वें भाग के बारे में। और जैसा कि हमने छठे भाग में कुछ अभ्यास प्रश्न देखा था जो इस अध्याय पे आधारित थे, तो चूंकि ये अध्याय जो है ये काफ़ी विस्तृत अध्याय है और इसमें हमें जानने के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, तो इस वीडियो में हम फिर से कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो इस अध्याय से संबंधित होंगे। और ये सभी अभ्यास प्रश्न जो हैं जो हमने छठे और इस 7वें भाग में देखेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न होंगे परीक्षा के उम्मीदों से। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। पहले की वीडियो में हम लोगों ने 2 अभ्यास प्रश्न देखा था और यहाँ हम देखेंगे तीसरा महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो यहाँ हमें बताना है कि हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक की व्याख्या कीजिए। यानी हमें बताना है यहाँ के कौन कौन से कारक या बल होते हैं जो हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि हवा जो है ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहते हैं। के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक होते हैं। तो यहाँ हम बताएंगे कि ये कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारक है वो होता है दाब प्रवणता बल, जिसे हम प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा कारक होता है कोरियोलिस बल। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक होता है घर्षण बल, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स के भी नाम से जानते हैं। तो अब आगे इस प्रश्न में हम इन तीनों कारक को विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये बल जो है वो हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे दाब प्रवणता बल किसे कहते हैं और कैसे जो है ये बल पवन के दिशा और वेग को प्रभावित करते हैं। तो हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जो है विभिन्न वायुमंडलीय दाब देखने को मिलता है, यानी कि कहीं पे उच्च वायुमंडलीय दाब होता है और कहीं पे निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो इस वायुमंडलीय दाब में जो भिन्नता पाया जाता है उसके कारण एक बल बनता है, जिसे हम कहते हैं दाब प्रवणता बल। और ये दाब परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। तो यहाँ इस चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हवा जो है हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहते हैं और इसे हम इस चित्र के द्वारा भी समझाएंगे। यहाँ हम दिखाएंगे कि कैसे पवन जो है यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र जो विषुवत वृत्त के पास पाए जाते हैं, यहाँ पे आकर जो है अभिसरण करते हैं, क्योंकि ये निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलते हैं तो उनमें कुछ बल लगता है और इसे ही हम कहते हैं दाब प्रवणता बल। तो हम कह सकते हैं कि दाब में भिन्नता जो पाया जाता है पूरे विश्व में, ये दाब प्रवणता कहलाता है। और इस दाब प्रवणता के कारण वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहते हैं, तो उनमें जो बल लगता है उन्हें हम कहते हैं दाब प्रवणता बल। अब यहाँ हम इस चित्र में फिर से दिखाएंगे कि कैसे ये जो है पवन के दिशा वेग को प्रभावित करते हैं। तो ये उच्च दाब क्षेत्र है और यहाँ पे हम निम्न दाब क्षेत्र देख सकते हैं और पवन की दिशा जो है ये उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि उच्च दाब क्षेत्र में समताप रेखाएं जो है यहाँ पर दूर दूर स्थित होती है, क्योंकि यहाँ पे दाब प्रवणता यानी दाब में जो परिवर्तन यहाँ होता है उच्च दाब क्षेत्र में ये कम होता है। इसीलिए इसे हम जो है दर्शाते जो है उच्च दाब क्षेत्र को, वहाँ पे हम समताप रेखाएं जो है वो दूर दूर दर्शाते हैं या दूर दूर देखने को मिलता है। जबकि निम्न दाब क्षेत्र में दाब प्रवणता जो है अधिक होता है, यानी यहाँ पे दाब में जो परिवर्तन होता है वो अधिक होता है। इसीलिए हम निम्न दाब क्षेत्र को जो है समताप रेखाएं से जो दिखाते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमने बताया दाब प्रवणता किसे कहते हैं और दाब प्रवणता बल किसे कहते हैं और ये कैसे पवन की दिशा को और वेग को प्रभावित करते हैं। अब हम बताएंगे दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो है घर्षण बल। तो घर्षण बल जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, ये पवनों की गति को प्रभावित करते हैं। और अगर हम पृथ्वी के
घर्षण बल सर्वाधिक होता है। और इसीलिए यहाँ जो है धरातल पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, यहाँ पे अधिक घर्षण होने के कारण हवा का वेग जो है कम होता है, जबकि ऊपर की सतह में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है कम घर्षण होता है, क्योंकि ये धरातल से ऊपर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हवा का वेग जो है वो ज़्यादा होता है। और अगर हम घर्षण बल का प्रभाव देखें तो ये 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, यानी धरातल से 1 से 3 किलोमीटर तक ही घर्षण बल जो है वो हवा के वेग को प्रभावित करते हैं। अब हम जानेंगे तीसरा कारक जो है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। और पृथ्वी जो है, जैसा कि हम जानते हैं, ये घूमती है अपने कक्ष में। तो ये जो घूर्णन होती है, ये पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो ये विभिन्न अक्षांशों पे इसकी गति विभिन्न होती है, और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है इनका विषुवत वृत्त के पास उभार होता है, और जैसे जैसे हम ध्रुव के पास जाते हैं ये उभार कम होता जाता है। इसीलिए अगर हम देखें तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो इनकी गति विषुवत वृत्त के पास जो है वो अधिक होती है, और ध्रुवों के पास जो है इनकी घूर्णन गति जो है वो कम होती है। और इसे इस चित्र के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं कि कैसे। यहाँ हम देख सकते हैं कि विषुवत वृत्त के पास अगर हम देखें तो इसकी गति जो है वो होती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ध्रुव के पास ये कम हो जाती है। तो यहाँ जो विभिन्न अक्षांशों पे पृथ्वी की गति होती है, इसी के कारण कोरियोलिस प्रभाव जो है वो होता है, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ बताएंगे कि ये कोरियोलिस बल जो है ये अक्षांशों के कोण से सीधा समानुपात में बढ़ता है, और ये ध्रुवों पे सर्वाधिक और विषुवत वृत्त के पास जो है अनुपस्थित होता है। तो इसे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे कि विषुवत वृत्त के पास जो है कोरियोलिस प्रभाव अनुपस्थित होता है या कम होता है, जबकि ध्रुवों के पास जो है ये कोरियोलिस प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अब यहाँ हम बताएंगे कि कैसे ये कोरियोलिस बल जो है पवन की दिशा को प्रभावित करता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विषुवत वृत्त के पास जो है यहाँ पर कोरियोलिस प्रभाव जो है वो अनुपस्थित होता है, लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये कोरियोलिस प्रभाव हमें अधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो है पवन जो है अपनी दिशा से दाहिनी तरफ विचलित हो जाता है। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो पवन जो है इस कोरियोलिस प्रभाव के कारण अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ विक्षेपित हो जाते हैं। और अगर हम विषुवत वृत्त के पास देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव जो है वो अनुपस्थित होता है, इसीलिए यहाँ पे पवन जो है अपनी मूल दिशा से बहते हैं, यानी यहाँ पे कोई भी पवन का जो है वो विक्षेपण नहीं होता है। तो यहाँ हमने देखा कैसे कोरियोलिस बल जो है वो पवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि कैसे कोरियोलिस बल जो है वो दाब प्रवणता बल के साथ काम करते हैं। तो कोरियोलिस बल जो है ये हमेशा दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करते हैं, और जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी उतनी ही पवनों की वेग अधिक होगी, और पवनों की दिशा जो है उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे ये दाब प्रवणता बल है, और इनके समकोण जो हम देखें तो यहाँ पे कोरियोलिस प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये दोनों बल जो है जब पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहते हैं तो इनका विक्षेपण होता है इन दोनों बल के कारण। और जहाँ पे अधिक दाब प्रवणता होगा, यानी जहाँ पे दाब में परिवर्तन अधिक होगा, वहाँ पे पवनों की वेग उतनी ही अधिक होगी, और वहाँ पे ये कोरियोलिस प्रभाव उतना ही अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पवन की दिशा जो है अधिक विक्षेपित होगी। यहाँ पे हम इस चित्र के द्वारा समझाएंगे तो आप देख सकते हैं ये निम्न दाब का क्षेत्र है और ये है कोरियोलिस प्रभाव, और इसके समकोण में यहाँ हम देख सकते हैं दाब प्रवणता बल कार्य करता है, जिसके कारण चूंकि यहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र है, यहाँ पे दाब प्रवणता अधिक होती है। तो यहाँ पे अगर हम
दिशा जो है घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें। और अगर यहाँ कुछ ताप क्षेत्र देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ताप प्रवणता और कोरिलिस देखने को मिलता है। तो उच्च ताप क्षेत्र में जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पवन जो है ये बाहर की ओर जाते हैं, यानी उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जाते हैं। और यहाँ पे जो पवनों का परिसंचलन होता है उन्हें हम कहते हैं प्रति चक्रवाती परिसंचलन, यानी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। और यहाँ पे पवनों की अगर दिशा देखें तो ये घड़ी की सुई के दिशा के अनुरूप होता है। तो ये चक्रवाती और प्रति चक्रवाती यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वायु का परिसंचलन, ये हमें देखने को मिलता है उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में हमें ये जो चक्रवाती और प्रति चक्रवाती दिख रहा है पवनों का परिसंचलन, ये जो है इनकी स्थिति विपरीत होती है दक्षिण गोलार्ध में। तो यहाँ हमने देखा कैसे कोरिलिस बल और दाब प्रवणता बल के कारण जो है पवन विक्षेपित होते हैं, और इस तरह निम्न दाब क्षेत्र में चक्रवाती परिसंचलन होता है वायु का, और उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवाती परिसंचलन होता है वायु का। तो इस अभ्यास प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि पवन के वेग और दिशा को प्रभावित करने वाले कौन से 3 प्रमुख कारक यहाँ पर होते हैं, और इन तीनों कारकों को हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार से बताया। तो इस व्याख्या के साथ हमारा ये अभ्यास प्रश्न समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये प्रश्न है समान वायुमंडलीय परिसंचलन के कारण उत्पन्न विभिन्न कोष्ठों की व्याख्या करें। तो यहाँ हमें बताना है कि कैसे समान वायुमंडलीय परिसंचलन के कारण जो है वायुमंडल में विभिन्न कोशिकाओं यानी कोष्ठों का निर्माण होता है। तो ऊपर की ओर जो हम देखें तो गर्म हवा में से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र होता है और फिर ये ठंडे होके नीचे गिरते हैं। तो जिसके कारण इनकी प्रारूप जो है उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन्हें हम कहते हैं कोष्ठ। और इसे हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे। तो ये जो कोशिका हमें देखने को मिल रहा है ये है हेरली कोष्ठ। तो विषुवत वृत्त के पास जो है वो निम्न दाब क्षेत्र होता है। यहाँ पे वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठते हैं और फिर ठंडे होकर नीचे गिर जाते हैं, जिससे के कारण यहाँ कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं हेरली कोष्ठ। हेरली कोष्ठ के ऊपर अगर हम देखें तो फेरल कोष्ठ का निर्माण होता है। यहाँ पे भी इसी तरह निम्न दाब क्षेत्र होता है, जिसके कारण वायु गर्म होकर ऊपर जाती है और फिर नीचे गिरते हैं। यहाँ भी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और फिर ध्रुव के पास जो है यहाँ पे भी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोष्ठ। तो ये 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये कोष्ठ जो है वायुमंडल के समान परिसंचरण के प्रारूप को निर्धारित करते हैं। अब इस चित्र में हम यहाँ पे अच्छे से बताएंगे फिर से कि ये कोशिकाएं जो है इनका निर्माण कैसे होता है। तो हम जानते हैं कि विषुवत वृत्त के पास निम्न दाब क्षेत्र होता है, क्योंकि वहाँ पे उच्च स्फुरित दाब होता है। तो यहाँ निम्न दाब क्षेत्र होने के कारण जो है उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र का निर्माण होता है, और यहाँ पे पवन जो है आगे अभिसरण करते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और उसके बाद ये पवन जो है ठंडे होकर ध्रुवों की ओर प्रभावित होते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और इनके ऊपर उठने के कारण ये ठंडे होते हैं और फिर ये नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ विषुवत वृत्त के पास जो है इन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इन्हें हम कहते हैं हेरली कोष्ठ। और हेरली कोष्ठ के ऊपर अगर हम देखें तो इसी तरह यहाँ पे भी कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं फेरल कोष्ठ। और फेरल कोष्ठ के ऊपर ध्रुवों के पास यहाँ पे भी जो है कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय कोष्ठ। तो इस तरह पूरे पृथ्वी पे हमें 3 प्रकार के कोशिकाओं को देखने को मिलते हैं, और ये कोशिकाएं जो है ये वायुमंडल के समान परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने बताया कि वायुमंडल का जो है समान परिसंचरण कैसे होता है और कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है।
इस व्याख्या के साथ हमारा ये प्रश्न भी समाप्त हुआ। आइए अब हम देखते हैं 5वां महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। तो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र में क्यों उत्पन्न होते हैं, यहाँ हमें बताना है। साथ ही साथ हमें बताना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के किस भाग में मूसलाधार बारिश होती है और उच्च वेग से क्यों यहाँ पे हवा चलती है। तो बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, जिसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं, इनकी उत्पत्ति जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होती है। और जैसे जैसे ये जमीन पे आते हैं वैसे वैसे ये क्षीण होते जाते हैं और इनके विकसित होने की कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिसे हम इस प्रश्न में बताएंगे। ये है समुद्री सतह और स्तर का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्नदाब क्षेत्र का होना और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। तो ये 5 प्रमुख जो है अनुकूल परिस्थितियां होती हैं जो इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकसित होने में सहायक होते हैं। और यहाँ हम इस चित्र के द्वारा बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये कैसे बनते हैं और ये इनका प्रारूप जो है कैसा होता है। यहाँ हम बताएंगे कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है उनके केंद्र में चारों तरफ प्रबल स्पिरल पवनों का परिसंचलन होता है, जैसा कि हम इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके केंद्र में जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो इसके केंद्र को हम कहते हैं आंख, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और यहाँ पे हवा की गति जो है वो सर्वाधिक होती है, यानी ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। तो और यही वो भाग है जहाँ पे हवा की गति जो है वो सर्वाधिक होती है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। तो ये भाग होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जहाँ पे भारी बारिश होती है। तो यहाँ हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रारूप के बारे में बताया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कुछ अभ्यास प्रश्न जो आधारित थे इस अध्याय पे। अब इस वीडियो के साथ हमारा ये अध्याय जो है 10वां अध्याय ये समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे एक नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।